दफा पहले भी मैंने बात की थी कि हम किन एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारे ईस्ट में इंडिया है, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है जिसके साथ जो इस रीजन के प्लेयर्स हैं उसके मुआशी मफादात मुंसलिक हैं। वहाँ पे आजकल जो हिटलर के पैरोकार मोदी हैं और उनकी जमात है, उनकी हुकूमत है। तो इस 1.25 अरब की आबादी वाले मुल्क के साथ अक़वाम आलम के इंटरेस्ट मुंसलिक हैं। एक तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर हमारे शुमाल में उभरती हुई आलमी कुव्वत एटॉमिक पावर भी है, चाइना है। हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, बहुत अच्छे और गहरे ताल्लुकात हमारे चाइना के साथ हैं। तो रीजन में जो इकोनॉमिक कंटेस्टेशन है उसमें चाइना का एक कलीदी रोल है। वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपेक जो है वो इस खित्ते से और पाकिस्तान के जरिए वो चल रहा है। अब चाइना के इंडिया के साथ अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद चाइना और इंडिया का एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, प्रॉब्ली $90 बिलियन से ऊपर का है। तो उन इख्तिलाफात और तनाज़ात के बावजूद जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो दोनों के ज्वाइन कर जाते हैं। हमारे वेस्ट में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो है अक़वाम आलम के जो इंटरेस्ट हैं उसका बैटल फील्ड रहा है पिछले 40 साल से, और अफगानिस्तान ने सवाए जंग के, कुर्बानियों के, शहादतों के कुछ नहीं देखा इन 40 साल में, और इसका पाकिस्तान पे भी असर रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमल के लिए बहुत भरपूर कोशिशें की, और इस वक्त जो रिकॉन प्रोसेस चल रहा है उसमें भी पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है। और इसी तनाज़र में पाकिस्तान फौज का एक बड़ा हिस्सा, ओवर 200,000 ट्रूप्स हमारे जो हैं वो अफगानिस्तान की सरहद के साथ लगे हुए हैं। हमारे जनूब मगरिब में ईरान है, ईरान से भी हमारे भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, लेकिन मिडल ईस्ट के जो इन्वायरमेंट है उसके तनाज़र में ईरान को इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन ईरान का खित्ते के अमन की तरफ एक बहुत अहम किरदार है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो हमारा खित्ता जो है एक ग्लोबल पावर कंटेस्टेशन का सेंटर है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और इस एनवायरनमेंट के अंदर जो हालात मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हैं वो खित्ते के ओवरऑल इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब अगर आप हिंदुस्तान पर नजर डालें तो हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा कि इस वक्त इंतहा पसंद सोच जो कि RSS है और नाजीज़म की आइडियोलॉजी, उनकी हुकूमत है। हिंदुस्तान में मौजूद 22 करोड़ मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और दूसरी अक़लियतें जो हैं वो इस वक्त इस माइंडसेट के जुल्म सितम का शिकार है। ये वही नजरिया है जिसने गांधी को कत्ल किया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, लोगों को जबरदस्ती हिंदू मजहब की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, और एक ऐसे हालात हैं जहां लोगों को ना मजहबी आज़ादी है ना माशरती आज़ादी है। मकबूजा कश्मीर के तनाज़ुर में मोदी हुकूमत जो नेहरू का दिया गया नजरिया था कि कश्मीर को आगे लेके कैसे चलना है, उससे भी मुंह मोड़ चुकी है, और सेकुलर हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे फैशिस्ट और इंतहा पसंदी के माहौल में दाखिल हो चुका है जो कि खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में भी पिछले 40 साल में और ख़ास तौर पर पिछले 20 साल में दहशतगर्दी के नासूर का हम सब ने मिलकर बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। इस दौरान भी इंडिया ने हमारी तवज्जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हटाने के लिए बहुत दफ़ा मशरकी सरहद की तरफ ले जाने की कोशिश की, एस्केलेशंस की, प्रोवोकेशंस की, और इस चीज़ के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम वाहिद मुल्क हैं और हम वाहिद अफवाज हैं कि जिन्होंने इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया, और इस वक्त हमारे मुल्क में रिलेटिव पीस है। ना सिर्फ हमने अपने मुल्क में अमन की कोशिशें की, कामयाब हुई, हमने खित्ते के अमन के लिए भी अपना जो किरदार था वो अदा किया, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ। अब इन इन्वायरमेंट के अंदर जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने एक्शन किया है वो एक ऐसी जंग का बीज बो रहा है कि खित्ते के कदम इस वक्त अमन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो एक नई जंग के शुरू करने का बीज बो रहा है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब
अपनी पहली स्पीच की तो उन्होंने इंडिया को मुखलिसाना डायलॉग की ऑफर की, लेकिन उसके जवाब में मोदी हुकूमत ने अपने जंगी जहाज भेजे जिसके उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो इस सिलसिले में आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग की कोई एकतरफा पेशकश नहीं होगी। अब इन तमाम इन्वायरमेंट को जो मैंने आपको रीजन की दी हैं और पाकिस्तान की दी हैं, तो पिछले चंद साल के हालात पर नज़र डालें तो हम ये समझते हैं कि जो दो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उनके दरमियान जंग की स्पेस नहीं होती। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पिछले 20 साल में भारत ने हमारे ऊपर इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से हमला किए रखा। कुलभूषण यादव इसकी मिसाल आपके सामने है। हमने इसका भी भरपूर मुकाबला किया और भारत के अज़ाइम जो हैं वो नाकाम बनाए, लेकिन इस दहशतगर्दी के नतीजे में हमारा बहुत सा माली और जानी नुकसान हुआ। हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा किया है और ये उम्मीद करते हैं कि जो अफगान रिकॉन प्रोसेस चल रहा है वो कामयाब हो, और अगर ये कामयाब होता है, अफगानिस्तान में अमन होता है, तो हमारी जो मगरबी सरहद है, जैसे मैंने आपको बताया कि 200,000 ट्रूप्स हमारे मगरबी सरहद पर लगे हुए हैं, तो अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वेस्टर्न बॉर्डर पे वो ख़त्म होगी, पहले कम होगी फिर ख़त्म होगी। अब इसको देखते हुए इंडिया क्या सोच रहा है कि अगर ये हमारी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से फारग हो जाती है तो क्या वो इंडिया के लिए खतरा बन सकती है। तो जो इंडिया का डिज़ाइन ये है कि इससे पहले कि पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़ी रिलीफ मिले या फारिग हो, तो पाकिस्तान की जो मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 20 साल की जंग के दौरान हमारी मईशत पे भी असर पड़ा, हमारे जानी कुर्बानियाँ भी बहुत हैं, तो प्रोबेबली इंडिया इज़ ऑफ द व्यू कि ये वक्त है कि हम कोई ऐसा काम कर दें कि पाकिस्तान भरपूर जवाब ना दे सके अगर कोई ऐसी हरकत होती है। तो यहाँ मैं भारत को ये बताना चाहता हूँ कि जंगें सिर्फ हथियारों और मैशियत से नहीं लड़ी जाती। जंगें हुब्बुल वतनी के जज्बे, अवाम के एतमाद और सिपाह की काबिलियत पर लड़ी जाती हैं। इज्जत और वक़ार की कोई कीमत नहीं होती, और 27 फरवरी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी कोशिश की तो स्क्वाड्रन लीडर हसन और विंग कमांडर नोमान जैसे शाहीन बिल्कुल तैयार बैठे। अब बात करते हैं कश्मीर की। कायद आज़म ने कहा था और हमारा यकीन है कि कश्मीर हमारी शहरग है, और ये एक बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा तनाज़ा है जिसके ऊपर यूएन की रेजोल्यूशंस हैं। पाकिस्तान ने हमेशा तकलीफ के बावजूद, कश्मीरियों की तकलीफ के बावजूद हमेशा कोशिश की है कि इसका एक पुरअमन हल निकले जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हो। लेकिन 72 साल से अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उन्होंने इस मसले पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितना कि इसका हक बनता है। 5 अगस्त को मोदी हुकूमत ने गैर कानूनी और गैर अखलाकी इक़दाम उठाते हुए जो मकबूजा कश्मीर की पहले से ही एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी एनेक्सेशन थी उसको और ख़राब कर दिया। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। तो अब ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई आइडियालॉजी का या जगराफियाई तनाज़ा नहीं रह गया, ये तारीख़ का इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का बदतरीन अलमिया बन गया है जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो रिवोक किया उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A, आई एम श्योर आपने इस पर बहुत बातचीत भी की है। इसके डिज़ाइन में ये है कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को इस तरीके से चेंज किया जाए कि कश्मीरियों का वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। पिछले 1 महीने से मकबूजा कश्मीर के अवाम जो हैं 72 साल से जारी जुल्म सितम की इंतहा पर हैं। तमाम आबादी अपने घरों में कैद है, स्कूल बंद हैं, हॉस्पिटल बंद हैं, ज़राए आमदोरफ्त बंद है, मीडिया ब्लैकआउट है, हर घर के बाहर बंदूक बरदार सिपाही खड़ा है, सियासी लीडर कैद हैं, खाना पीना अद्वियात सब ख़त्म है, ज़िंदगी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आई हुई है। कश्मीरियों की नस्ल कशी भी की जा रही है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो सेन वॉइसेस हैं इंडिया की उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। इवन उनके जो अपोजिशन लीडर थे उनको श्रीनगर का दौरा भी नहीं करने दिया। अब पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या किया है
क्या उसके रिजल्ट्स निकले हैं और हमारे पास आगे ऑप्शंस क्या हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। एक है कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम और एक है रिस्पांस स्पेक्ट्रम। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम होता है, सबसे नीचे पीस है, दो मुल्कों के आपस के जो ताल्लुकात होते हैं और पीस टाइम कॉम्पिटिशन जो हैं वो चलते रहते हैं। उससे ऊपर फिर कन्वेंशनल वार लाइक ऑपरेशंस होते हैं जो कि पिछले 70 साल से आप देखें कि LOC के ऊपर वक्फे से चलते रहते हैं। फिर सब कन्वेंशनल वारफेयर है। सब कन्वेंशनल यानी कि वो कन्वेंशनल वार नहीं होती, सब कन्वेंशनल उसके निचला दर्जा होता है, जैसा कि पिछले 20 साल हमने लड़ी है मुल्क के अंदर, अफगान सरहद पे और उसके साथ। उससे ऊपर कन्वेंशनल वार है और आखिर पे जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है दोनों मुल्कों की, वो आती है। अब इस स्पेक्ट्रम को ज़हन में रखें तो आप देखेंगे कि पीस टाइम कॉम्पिटिशन्स हमारे जारी रहे और पिछले 20 साल चूंकि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं, कन्वेंशनल वार की स्पेस नहीं है, तो पिछले 20 साल हमने ये सब कन्वेंशनल जंग लड़ी है और कामयाबी से लड़ी है। और इसके साथ साथ ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो आप बात करते रहते हैं हाइब्रिड वॉर की, जिसका हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट जो है फेज 1 होता है, वो भी हम पिछले 20 साल से साथ साथ लड़ रहे हैं और 5th जनरेशन वारफेयर के हमले भी आप देख रहे हैं कि वो हमारे ऊपर जारी हैं। अब इस स्पेक्ट्रम को ज़हन में रखते हुए देखें कि हमारे पास रिस्पॉन्स ऑप्शंस क्या है। जंग लड़ना जो होता है वो जंग का हिस्सा होता है। आई मीन टू से जो वार फाइटिंग है, जो मिलिट्री कंपोनेंट है, वो ओवरऑल मुल्क की जो जंग होती है उसका हिस्सा होती है। वार फाइटिंग से पहले और फिर वार फाइटिंग के दौरान जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के, वो अपना किरदार अदा करते हैं। उसमें आप देखें डिप्लोमेसी है, इकोनॉमी है, इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, फिनांस है, लॉफेयर है। तो जो ओवरऑल वॉर सिनेरियो होता है उसमें जो मिलिट्री के अलावा बाकी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनकी लाइंस ऑफ ऑपरेशन होती हैं, तो जो बतदरीज चलती हैं। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी और गैर अखलाकी इकदाम के जवाब में हुकूमत पाकिस्तान, ये जो मैंने आपको बाकी डाइम फील्ड दिखाया है, इन तमाम एरियाज में लाइंस ऑफ ऑपरेशन चल रही हैं। डिप्लोमेटिक रिस्पांस चल रहा है, आपका इंटेलिजेंस का रिस्पांस चल रहा है, इंफॉर्मेशन का रिस्पांस चल रहा है। तो इसके नतीजे में देखें कि हमने मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी लेके गए, जहां 50 साल के बाद मसला कश्मीर पे बात हुई। वज़ीर आज़म ने अभी तक तकरीबन दुनिया के 13 लीडर से बात की है, कुछ से एक से ज्यादा दफा भी बात हुई। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कुछ 36 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि दुनिया अब कश्मीर के ऊपर बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं जी कि उन्हें मीडिएशन कबूल नहीं है। अगर मीडिएशन कबूल नहीं है तो प्रेसिडेंट ट्रंप से किस मौजू पे बात कर रहे हैं? हुकूमत ने भी कौमी सतह पर एक कश्मीर कमेटी बनाई है जो इस मसले को आगे लेकर चल रही है। और जो अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत हुई उसमें फिर ये रिजल्ट निकला कि मसला कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी ताकतों और अहम सरबराहान ने भारत के जुल्म सितम पे तशवीश का इजहार किया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सरबराहान ने तो तशवीश का इजहार किया, लेकिन अगर आप एक वेव देखें जो दुनिया भर की अवाम के अंदर है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को समझते हैं, और ख़ास तौर पर लंदन में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसकी मिसाल नहीं है। तो ये चीज़ जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल विजिबिलिटी में दबी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इंटरनेशनल कैनवस पे आ रही है। जो कश्मीरी अवाम है उनका तो ज़ाहिर हमारा इशू है, हमारा उसके साथ एक ताल्लुक है, लेकिन बहुत से जो दूसरे मुल्कों की अवाम है वो भी इस इशू को सामने रख रहे हैं। इस सिलसिले में मैं इंटरनेशनल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर जो आप हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, जिस तरीके से आपने इस इशू को और इंटरनेशनल लेवल पर जो इवेंट हो रहे हैं उनको दिखा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ अस, यू आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स इन दिस वॉर। जो बाकी मैंने आपको दिखाया है, आपका रोल बहुत अहम है, आपने बहुत अच्छा किरदार अभी तक अदा किया है और ये आगे जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के लिए आइंदा का जो वे फॉरवर्ड है वो भारत के 5 अगस्त के किए गए इकदामात की वापसी तक महदूद नहीं है।
आर्टिकल 370 या 35 अल्फा ने कभी भी भारत के कब्जे को जायज करार नहीं दिया था, और ना ही इन दो आर्टिकल्स ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अवाम है उसके ऊपर जुल्म सितम से भारतीय अफवाज को रोका। तो इसके लिए जो हमारी जद्दोजहद है वो कश्मीरियों के हक खुदरादियत के हसूल की है। अभी मकबूजा कश्मीर में जो रियासती दहशत गर्दी है इसको ख़त्म होना होगा। कश्मीर का हल हमारा कौमी मफाद है। हमें कोई ऐसा भारतीय इकदाम कबूल नहीं है जो कि इस इशू को कश्मीरियों के हक खुदरादियत की तरफ लेकर ना जाता हो। मकबूजा कश्मीर के जो आजकल के हालात हैं उसके तनाजुर में मोदी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो मकबूजा कश्मीर में अपने जुल्म सितम को बढ़ाए, जिससे इन बिल्ट वायलेंस ऊपर आए और वो इसको एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी के साथ इक्वेट करके कोई ऐसा काम करे कि आज़ादी की जद्दोजहद को दहशत गर्दी का रंग दे। अभी हम इस धोखे में नहीं आएंगे, लेकिन इस सिलसिले में हमारा कोई इनफरादी कदम जो भारत की इस चाल, ये ना सिर्फ कश्मीरियों से बल्कि कश्मीर कौस से गद्दारी होगी। हम देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस बात के अलावा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जिसकी प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, या कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तिहाल अंगेजी हो सकती है। तो इस सिलसिले में भी अगर कोई ऐसा कदम हुआ तो पाकिस्तान इंशाल्लाह भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की अफवाज और 22 करोड़ अवाम मकबूजा कश्मीर के हवाले से किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार है। हुकूमत अपनी सफारती कोशिशों से दुनिया के ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और तनाज़े को उस राह पर नहीं लेकर जाना चाहते जिससे इलाकाई और आलमी अमन खतरे में पड़े और दुनिया तबाही के दहाने पर खड़ी हो। इसलिए वक्त है कि अक़वाम आलम और जिम्मेदार क़ुव्वतें उसमें अपना किरदार अदा करें। मैं आपके तवसत से मकबूजा कश्मीर के बहादुर कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी की इस जद्दोजहद में हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी सांसें आपके साथ चलती हैं। 72 साल आपने भारतीय दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला किया है। आपकी जद्दोजहद आज़ादी को दहशत गर्दी जैसे नापसंदीदा अमल से ताबीर करने की कोशिश की गई है। आपकी साबित कदमी को सलाम है। हमें आपकी मौजूदा मुश्किलात का भरपूर एहसास है। हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हमें अपने रब से उम्मीद है और हम इसमें कोशिश भी है कि आप अपना जायज़ हक़ खुदरादियत हासिल करके रहेंगे और अब इसका वक्त आ पहुंचा है। हमें ज़रूरत है कि हम साबित कदम रहें। आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो बहुत लंबी होती है। पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद 1947 में शुरू नहीं हुई थी, 1857 से शुरू हुई थी। इतनी लंबी जद्दोजहद करके हमने पाकिस्तान हासिल किया और कश्मीर के लिए भी ख्वा इस मसले का हल कल होता है, हमारी उम्र के अंदर होता है, हमारी उम्र के बाद होता है। इस जद्दोजहद पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ना इसमें कोई कमी आएगी इंशाल्लाह। आखिर में मैं सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो अफवाज होती हैं उसकी खुद मुख्तारी और सलामती की मुहाफ़िज़ होती हैं। अगर कौमी ताकत के दूसरे नासिर जो मैंने आपको दिखाए मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम को रोकने की कोशिशों में कामयाब नहीं होते तो वार फाइटिंग बिकम्स एन ऑप्शन बाय कंपल्शन इफ नॉट बाय चॉइस। कश्मीर हमारी शहरग है, इसके लिए हम कोई भी कदम और किसी भी इंतहा तक जाएंगे, ख्वाहिश की हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म हैं और पुरअज़्म रहेंगे। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। नाउ दिस इज अप टू इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेक द चॉइस। थैंक यू वेरी मच।